अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सभी का इस्तकबाल है उर्दू सफ़र में। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दरवाज़े खोल दो का चौथा और आखिरी पार्ट। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट ज़रूर देखें, ताकि आपको सही से सारी स्टोरी समझ में आए। और जो ये नावल जिस तरह लिखा गया है, जिसने लिखा है, उनका जो मकसद है, जो वो बताना चाह रहे हैं, वो भी आपको सही से समझ आ जाए। इसके किरदार हमने आपको बताए थे कि पंडित रामदयाल है कमल कुंज बिल्डिंग का मालिक, कमलकांत है उनका बेटा, और उनके पास आते हैं करीमुल्ला, एक साइंसदान जो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और कहीं बाहर की कंट्री से वो यहाँ शिफ्ट होते हैं, अपनी मिसिस के साथ आते हैं। और उसके बाद उनके पास आते हैं लाला आफ्ताब राय अपनी बीवी के साथ, और मिर्ज़ा इरशाद हुसैन जो हैं वो रामदयाल के मैनेजर हैं। इसके साथ साथ हमने बताया था आपको कि मुन्नन है लखनऊ का तंबाकू फरोश, मिस एजाबेला कोलियो नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की, और डॉक्टर एडवर्ड कोलियो उसका बाप, अंकल राम भरोसे उनका मुलाजिम है, लच्छू एक सिंधी दलाल है, वेल्लू एक मद्रासी होटल वाला है, और रंगाचारी एक मद्रासी दलाल। ठीक है। इनके अलावा शकूरा मुलाजिम 6 साल का एक लड़का, 2 कुली, एक पंजाबी सिख बढ़ई बिल्डिंग इंजीनियर मुखर्जी, और चल मलयाली मज़दूर। इसमें हुआ ये है कि जो भी कस्टमर्स उसके पास आते हैं रामदयाल के पास, शुरू में उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है और वो उनको अपने बिल्डिंग का फ्लैट देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर वो मना कर देते हैं। और वजूहात क्या थी कि कोई मुस्लिम है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, और कोई जो है वो लोअर क्लास का है। इन सब बातों की वजह से वो सारे कस्टमर जो हैं वो चले जाते हैं नाराज़ होके। फिर अब लास्ट में उनके पास आती है एक लड़की जिसका हमने आपको नाम बताया है। अब वो लड़की और रामदयाल का जो बेटा है और उसका मैनेजर, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आप हमारी बिल्डिंग में फ़्लैट ले लें। और वो क्या बातचीत हो रही है और आगे क्या होता है, चले हम देखते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारी बिल्डिंग में पसंद कर लीजिए फ़्लैट, हम आपको दिखा देते हैं। तो वो कहती है वो मैं बाद में पसंद करती रहूँगी, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी अपना सामान मंगा लूँ होटल से, इधर ही है नई सड़क पर। कमलकांत मगर लड़की, लुक आई वॉन्ट टू गिव माई डैडी अ सरप्राइज, ही विल बी सो हैप्पी। कमलकांत ऑल राइट डू। लड़की थैंक यू, जल्दी जल्दी से टेलीफोन करती है। हेलो हेलो लिबर्टी, गिव मी रूम नंबर 250। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? राम भरोसे। राम भरोसे अंकल, तुम जल्दी से सारा सामान बांध कर यहाँ ले आओ, कमल कुंज नई सड़क पर। हाँ हाँ, सामान है ही कितना, फौरन पहुँचो। रिसीवर रखकर इत्मीनान का सांस लेती है। कमलकांत, चलिए आपको फ्लैट दिखा दूं। मिर्ज़ा जी फ़ौरन आगे बढ़ आते हैं। मिर्ज़ा जी, अजी आप क्यों जहमत करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। कमलकांत, मिर्ज़ा जी मेरे ख्याल में आप अगर इस वक्त इंस्पेक्टर डिसूज़ा से मिलाएं तो कैसा रहे। मिर्ज़ा जी, और आप अगर सरदार गोरदयाल सिंह की दुकान पर चले जाएं तो। कमलकांत, पिताजी आपसे बिजली घर जाने को कह गए थे, आपको याद होगा। मिर्ज़ा जी, आपसे भी तो कह गए थे सरदार गोरदयाल सिंह लकड़ी फरोश से बात करने के लिए। कमलकांत ज़रा सख्ती से, मेरे ख्याल में आप मेरा मशवरा कबूल कर लीजिए और सबसे पहले बिजली घर चले जाइए। ये लीजिए फ़ाइल, और फिर सरदार गोरदयाल सिंह के यहाँ भी आप ही चले जाइए। लड़की से, चलिए देख लीजिए फ्लैट। दोनों चले जाते हैं। मिर्ज़ा जी कमरे में अकेले रह जाते हैं। मिर्ज़ा, और हमको कर दिया फ्लैट फाइल फेंक कर। लानत है इस नौकरी पर। फिर फाइल उठा के, मगर जाना ही पड़ेगा। फाइल उठाकर जल्दी से भाग जाता है। राम भरोसे की आवाज़, बिल्लू
बिल्लू। अब कमरे में कोई नहीं है। चंद लम्हों तक मुकम्मल सन्नाटा रहता है। फिर कमरे के बाहर से आवाज़ आती है, ए बिटिया, बिल्लो बिटिया, कहाँ हो बिल्लू। एक उधेड़ उम्र का आदमी अंकल भरोसे एक बिस्तर और एक सूटकेस उठाए हुए अंदर आता है। उसके पीछे एक और मजदूर सामान उठाए हुए आता है। राम भरोसे, यहाँ तो कोई नहीं है। एक मजदूर, मगर कमल कुंज तो यही है। राम भरोसे, तो फिर सारा सामान यहीं रख दो, बिटिया कहीं गई होंगी, अभी आ जाएंगी। मुंह पोंछता है, कुर्सी पर बैठ जाता है। इतने में दो मजदूर जल्दी जल्दी से सामान अंदर लाते हैं। राम भरोसे, ये लो, मजदूरी देता है। दोनों मजदूर, ये तो बहुत कम है। राम भरोसे, ये लो, अब तो खुश हो। दूसरा मजदूर, हाँ मालिक, राम राम। राम भरोसे, राम राम। जब मजदूर चले जाते हैं तो अंकल राम भरोसे कोने के तख्त को स्टेज के मरकज़ में लेता है और इस पर बड़े मज़े से दराज हो जाता है। इतने में चंद लम्हों के बाद कमरे में डॉक्टर दाखिल होता है। उसके हाथ में एक बड़ा मेडिकल बैग है और कोट की जेब में स्टेथोस्कोप ठूंसा हुआ है और बाहर निकला हुआ है। कमरे में आते ही उसकी नज़र सबसे पहले तो अपने सामान पर पड़ती है, फिर तख्त पर लेटे हुए राम भरोसे पर, जो आंखें बंद किए लेटा है और वो हैरत से कभी अपने सामान को और कभी राम भरोसे की तरफ देखता है। फिर ठहाका देकर राम भरोसे को जगा देता है। राम भरोसे घबरा कर उठता है और डॉक्टर को देखकर मुअद्दब खड़ा हो जाता है। डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारा सामान यहाँ कैसे आ गया। राम भरोसे, बिटिया ने टेलीफोन किया था सरकार, सामान लेकर फौरन यहाँ आ जाओ, मैं आ गया। डॉक्टर, बिल्लू ने टेलीफोन किया था। राम भरोसे, हाँ सरकार। डॉक्टर, तो ज़रूर उसे यहाँ फ्लैट मिल गया होगा। वो गलत टेलीफोन करने वाली नहीं है। मुझे ज़रा एक मरीज़ के यहाँ देर हो गई, वरना इससे पहले आ जाता। बिल्लू कहाँ है। राम भरोसे, मालूम नहीं सरकार, मगर कमल कुंज तो यही है। डॉक्टर, बिल्डिंग तो नहीं मालूम होती है और बाहर से फ्लैट भी अच्छे मालूम होते हैं। राम भरोसे, हमारी बिटिया कोई बुरा फ्लैट थोड़ी पसंद करेंगी। पंडित रामदयाल इंजीनियर मुखर्जी के हमरा वापस अंदर आ रहे हैं, बातें करते हुए। रामदयाल, अगर 3 दिन में घिसाई ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। मुखर्जी, हो जाएगा। यकायक रामदयाल सामान से ठोकर खाकर हैरान होकर कहता है। रामदयाल, ये सामान किसका है। डॉक्टर, हमारा है और किसका है। रामदयाल, और आप कौन हैं। डॉक्टर गुस्से से, और आप कौन हैं। रामदयाल, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। पहले आप बताइए आप कौन हैं और किसने यहाँ आपको सामान लाने की इजाज़त दी। डॉक्टर तलखी से, सामान तो वही लाएगा जो फ्लैट किराए पर लेगा। मेरी बेटी ने गालिबन यहाँ फ्लैट किराए पर लिया है। रामदयाल तंजन, गालिबन। डॉक्टर भड़क कर, गालिबन नहीं, यकीनन। वो इस कदर श्योर ना होती तो मेरे नौकर को टेलीफोन करके सामान यहाँ ना मंगा लेती। रामदयाल, मगर आपकी बेटी है कहाँ। डॉक्टर, यही तो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी बेटी है कहाँ। रामदयाल, मैं क्या आपकी बेटी का रखवाला हूँ। डॉक्टर, मगर उसने अभी यहाँ से टेलीफोन किया था, क्यों राम भरोसे। राम भरोसे, जी हाँ। डॉक्टर रामदयाल से, और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं, यू विकेड ओल्ड मैन। लपक कर डॉक्टर पंडित रामदयाल की तरफ बढ़ता है और जल्दी से उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। ठीक ठीक बताओ, कहाँ है मेरी बेटी, वरना अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। रामदयाल गर्दन छुड़ाते हुए, आ आ
आ। लड़की की आवाज़, डैडी डैडी। डॉक्टर पलटकर देखता है तो उसे अपनी लड़की कमलकांत के साथ नज़र आती है। वो जल्दी से रामदयाल की गर्दन छोड़ देता है। रामदयाल ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। लड़की भागकर डॉक्टर के पास आती है। लड़की, डैडी मैं अभी अभी फ्लैट देख के आ रही हूँ। इट इज़ वेरी नाइस। 2 big bedrooms, 2 big bathrooms, and big hall, and big kitchen, and big pantry. Oh, it is lovely. You know, और किराया सिर्फ 700 रुपये। डॉक्टर, तुमने ले लिया? लड़की, देखिए फ्लैट की चाबी। रामदयाल बेटे से, तुमने फ्लैट इनको दे दिया? कमलकांत, हाँ पिताजी। रामदयाल, मगर ये हैं कौन? कमलकांत घबराकर, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। रामदयाल, नाम तक नहीं पूछा और किराए पर दे दिया? कमलकांत, इनका नाम बिल्लू है शायद। रामदयाल, बिल्लू बिल्लू कौन बिल्लू? बिल्लू तो बिमला भी हो सकती है, बिल्लू तो बलवंत भी हो सकती है, और बिल्लू तो बतूल भी हो सकती है। कमलकांत, ये तो मैंने पूछा नहीं, मेरे लिए बिल्लू काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। लड़की और कमल दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। लड़की, मैं बताती हूँ, मेरा नाम एजाबेला है, एजाबेला कोओलियो, और ये मेरे डैडी हैं, डॉक्टर एडवर्ड कोओलियो, हिंदुस्तान के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट। रामदयाल, हे भगवान, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मुट्ठियां कसकर, निकल जाओ बदमाशो, अभी चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। कमलकांत, पिताजी। रामदयाल चीखकर, मैं मर जाऊंगा मगर जीते जी उनको कभी अपनी बिल्डिंग में घुसने नहीं दूंगा। सुनते हो, निकल जाओ। मिर्ज़ा जी दाखिल होते हैं और खामोशी से तमाशा देखते हैं। डॉक्टर कोलियो, जानता हूँ मगर अदालत में तुमसे समझूंगा, मैं तुमसे 50,000 रुपये हर्जाना वसूल करूंगा। रामदयाल, तुम 50,000 नहीं, 1 लाख वसूल करो, 5 लाख वसूल करो, 10 लाख वसूल करो, मगर तुम कभी इस बिल्डिंग में। हाय, यकायक अपने दिल को पकड़कर तख्त पर धड़ाम से गिर जाता है। जोर से पिताजी कहकर कमलकांत उनकी तरफ बढ़ता है। मुखर्जी और मिर्ज़ा जी भी जाते जाते डॉक्टर कोओलियो और एजाबेला कोओलियो रुक कर देखते हैं। मिर्ज़ा जी, दिल का दौरा पड़ गया है। डॉक्टर, चलो बेटी। डॉक्टर अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है। कमलकांत अपने बाप को छोड़कर भागा भागा आता है। कमलकांत, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मेरा हाथ छोड़ दो। कमलकांत, डॉक्टर साहब, इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है, ही इज़ कोलैप्सिंग। डॉक्टर, तो मैं क्या करूं? कमलकांत, फॉर गॉड सेक हैव मर्सी अपॉन हिम, इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे हाथ लगाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे जाने दो। कमलकांत, वापस चलिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, वो बुढ़ा आदमी है पुराने ख्यालों में घिरा हुआ, मगर वो मेरा बाप है, मैं अपनी जान देकर भी उसकी जान तुमसे मांग सकता हूँ, उसे माफ़ कर दो डॉक्टर, वापस चलो डॉक्टर, एक एक लम्हा कीमती है। डॉक्टर लड़की की तरफ देखता है, लड़की उसे खामोश निगाहों से वापस जाने का इशारा करती है। डॉक्टर वापस आता है, तख्त के आसपास के सब लोग परे हट जाते हैं। डॉक्टर रामदयाल को औंधे देखकर डॉक्टर उसे सीधा करता है, जल्दी से मुआयना करता है, बैग खोलकर इंजेक्शन देता है। लड़की उसकी मदद करती है, इंजेक्शन देकर वो सब लोगों को इशारे से परे हट जाने के लिए कहता है। पंडित रामदयाल बिल्कुल बेहिसो हरकत लेता है। डॉक्टर अपनी घड़ी की जानिब देख रहा है। आहिस्ता से रामदयाल के जिस्म में हरकत पैदा होती है। आहिस्ता से वो आंखें खोलता है, आहिस्ता से वो उठने की कोशिश करता है।
डॉक्टर, उठिए मत, लेटे रहिए। रामदयाल, नहीं, मुझे बैठने दो। कमल, डॉक्टर साहब ने आपकी जान बचाई है पिताजी। पंडित रामदयाल चुप रहता है। मिर्ज़ा, आप चुप क्यों हैं? क्या आप अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? डॉक्टर, इसे कुदरत का एक मुआवजा कहना चाहिए। 1 मिनट पहले मैंने देखा आपकी नब्ज़ बंद थी, दिल बंद था, सांस का अमल बंद था, जिस्म हर एतबार से मुर्दा था। रामदयाल, मगर मैं मरा नहीं था डॉक्टर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे अपनी बिल्डिंग की आत्मा मिली। डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा? रामदयाल, हाँ डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा। हर बिल्डिंग की आत्मा होती है, जैसे हर इंसान, हर कौम, हर देश की एक आत्मा होती है। इसी तरह हर बिल्डिंग की भी एक आत्मा होती है। और ये आत्मा मुझे रास्ते में मिली। मैंने उसे कहा, आओ इकट्ठे चलें, हमारा तुम्हारा रास्ता एक है। वो बोली, इस रास्ते पर चल कर ना तुम कभी मंजिल को पहुंच सकोगे ना मैं, क्योंकि ये रास्ता पुराना हो गया है। अब ये रास्ता कहीं नहीं जाता। मैंने पूछा, तो आगे जाने की तरकीब क्या है? वो बोली, आगे वही लोग जाते हैं जो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। इसलिए मैं वापस आ गया। कमर से बंद चाबियों का एक गुच्छा निकालता है तुम्हें ये चाबियां देने के लिए। कमल को चाबियों का गुच्छा देता है। तुम ये चाबियां ले लो कमल, और मेरे घर के सारे दरवाजे खोल दो। इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया है। राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई हैं। मलयालियों ने इसको रंगोरोगन दिया है। पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाई हैं। अब्दुल सत्तार ने इसमें मोज़ेक का फर्श बिछाया है। डिसूज़ा इसमें बिजली लाएगा और डेविड अब्राहम पानी के नल लगाएगा और रुस्तुम नसरवा सेंट्री फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा और कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा। इसलिए मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें ये चाबियाँ देता हूँ। कमल, अब इस घर के सारे दरवाजे खोल दो और इसके सारे बेटों को बुला लो, करीमुल्ला साइंसदां को और आफ्ताब राय को और रंगाचारी को और एडवर्ड को ओलियो को और सरदार गोरदयाल सिंह को, और जिस किसी ने एक ईंट भी इस घर को दी है ये घर उसका है, और जो कोई इसकी दीवारों से लग के रोया है ये घर उसका है, और जिस किसी ने इसके सहन में खड़े होकर इंसान और उसकी उम्मीद और उसकी हसरत और उसके दुख और उसकी मुसरत और मुस्तकबिल से प्यार किया है, घर उसी का है। अब ये घर अकेले पंडित रामदयाल का नहीं है, ये घर तुम सबका है। आहिस्ता आहिस्ता घर के तमाम अफराद, घर बनाने वाले और घर पर काम करने वाले और घर में आने वाले तमाम लोग पंडित रामदयाल के पीछे जमा हो जाते हैं। सबके चेहरे खुशियों से दमक रहे हैं और पस मंज़र मौसीकी में यकजहती, प्यार, एहसासात और अखुवत का एक खुश आइन कोरस बुलंद होता है और पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। उर्दू सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।